बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट विद शकील अहमद। फर्स्ट ईयर फुल केमिस्ट्री टेस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो वेडनेसडे को स्टेप अप एकेडमी में कंडक्ट हुआ है बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज है बेटा, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ CH4 एट STP। 11.2 लीटर CH4 ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तो इस 11.2 लीटर CH4 में जो है ना कितने एटम्स मौजूद होंगे, मालिक्यूल्स नहीं। तो बेटा 11.2 लीटर जो है ना ये हाफ मोल के बराबर होता है, 0.5 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। अब 0.5 मोल में जो है ना 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स होंगे, लेकिन यहाँ पर मालिक्यूल के बारे में नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर एटम के बारे में कहा जा रहा है। तो बेटा हमारे पास फार्मूला है N मल्टीप्लाई कैपिटल N मल्टीप्लाई Na। तो N 0.5 मोल है और कैपिटल N जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स मुराद है यहाँ पर। तो एक CH4 में कितने एटम्स है, 5, तो हमने यहाँ पर 5 पुट किया। मल्टीप्लाई कैपिटल N है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मुराद है। तो बेटा सुने 5 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 15, क्या आएगा 15.05। अब हमने इस पॉइंट को यहाँ पर ले आना है। 15 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 6 के साथ, फर्दर 6 के साथ, इससे आता है बेटा 2.5, सॉरी इससे आता है 2.5। तो 2.5 को आप फर्दर मल्टीप्लाई करें 6.023 के साथ, तो इससे आएगा 15। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर ले आए तो इस तरह बन जाएगा 1.50 मल्टीप्लाई 10⁻24 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना तकरीबन ये मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ना करेक्ट है। सेकंड MCQs है, हाउ मेनी लीटर ऑफ CO2 एट STP आर फॉर्म फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैं इसको डिकम्पोज करूँगा तो कितना CO2 बनेगा, कितना CO2 का वॉल्यूम क्या है बनेगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो बेटा सुने, कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन डिकम्पोजिशन गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये 1 मोल होता, इसका 1 मोल जो है ना 1 मोल CO2 को बना रहा है, और इसका जो 1 मोल है ना वो 100 ग्राम के बराबर होता है बेटा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम 1 मोल है। अब यहाँ पर कितना दिया गया है, 10 ग्राम। तो बेटा सुने 10 ग्राम जो है ना, अगर मैं 10 ग्राम को डिवाइड करूँ किस पर बेटा, 100 ग्राम पर, तो ये आएगा बेटा कितना, ये 0.1 मोल आएगा, 0.1 मोल। तो बेटा सुने इसका जो है ना दरअसल 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके बनाएगा 0.1 मोल CO2 बेटा। और 0.1 मोल CO2 जो है ना 0.1 मोल, ये हमने शॉर्ट ट्रिक में भी किया था, शॉर्ट MCQs में, ये ऑक्युपाई करता है 2.24 लीटर्स। तो इसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो भी आएगा। 1.12 भी नहीं है, क्योंकि ये जो है ना फिर इसका हाफ बन जाएगा। 4.48 बहुत ज़्यादा है, 22.4 ये तो 1 मोल ऑक्युपाई करता, तो ये भी नहीं है बेटा। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 रिएक्ट विद 2NH3 इफ 2 मोल ऑफ N2 and 3 मोल्स ऑफ H2 आर रिएक्टेड, लिमिटिंग रिएजेंट इज। बेटा सुने आपको ये रिएक्शन दिया गया है कि अगर मैं 2 मोल्स नाइट्रोजन ले लूँ और 3 मोल क्या ले लूँ, हाइड्रोजन है, तो इसमें लिमिटिंग कौन सा होगा। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन, जो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स आपको गिवन है, इसको आप डिवाइड करें किस पर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो नंबर ऑफ मोल्स जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ मौजूद है। तो जो रिएक्टेंट लोवेस्ट रेशो आपको दे, लोवेस्ट, तो वही आपका क्या कहलाएगा, वही जो है ना लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो बेटा सुने हम नाइट्रोजन के लिए पहले करते हैं, नाइट्रोजन के लिए तो नाइट्रोजन के मोल जो है ना 2 गिवन है, डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो इससे आता है 2। हाइड्रोजन के लिए करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए बेटा सुने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 है, तो 3 डिवाइड बाय 3 से आता है 1। तो लोवेस्ट रेशो हाइड्रोजन दे रहा है, लिहाजा हाइड्रोजन आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। थ्योरेटिकल यील्ड इज 50 ग्राम एंड एक्चुअल यील्ड इज 40 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होगा, 4 MCQs है। तो बेटा सुने परसेंटेज यील्ड बराबर है बेटा एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो एक्चुअल यील्ड जो है ना वो दिया गया है 40 ग्राम, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना वो 50 ग्राम है। तो आप इसको सिंपली करें तो इससे आएगा बेटा 80, क्या आएगा 80% ही आएगा बेटा। 50 ग्राम में 40 जो है ना ये क्या है 80% आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो होगा बेटा सुनिए यहाँ पर 80% है, क्या बेटा 80% करेक्ट, सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 2Na + Cl2 react with to form NaCl. How many grams of NaCl is formed from 23 ग्राम ऑफ सोडियम। बेटा सुनिए सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहा है और इस के रिजल्ट में जो है ना NaCl बन रहा है। अगर मैं 23 ग्राम जो है ना सोडियम ले लूँ तो कितना NaCl बनेगा। तो बेटा सुनिए क्वेश्चन में NaCl के बारे में और Na और NaCl के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इन दोनों को उठाए, इन दोनों के कन्वर्जन फैक्टर को। तो बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ Na जो है ना ये बना रहा है बेटा क्या 2 मोल्स ऑफ NaCl। इनका रेशो जो है ना क्या है, सेम है बेटा।
यानी दो दो को बना रहा है, तो एक एक को बनाएगा। बेटा सोडियम का जो 1 मोल है ना, 1 मोल सोडियम का जो 1 मोल है वो बराबर है किसके बेटा, 1 मोल ऑफ सोडियम बराबर है 23 ग्राम के। किसके बेटा, 23 ग्राम। तो बेटा सुने यहाँ पर 2 मोल बना रहा है ना, तो 23 ग्राम जो है ना ये तो सोडियम के 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 1 मोल जो है ना 1 मोल Na 1 मोल NaCl बनाएगा, क्योंकि रेशो तो सेम है ना बेटा। तो यहाँ पर जो 23 ग्राम दिया गया है दिस इज 1 मोल, तो 23 ग्राम जो है ना 23 ग्राम ये बनाएगा इसके 1 मोल को, और NaCl का जो 1 मोल है वो 58.5 ग्राम के बराबर है, 58.5 ग्राम के बराबर है। सोडियम का जो है ना 23 है और क्लोरीन का जो है ना 35.5 है, तो इससे इसको जमा करेंगे तो 58.5 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। 6 नंबर MCQs है, इफ एक्चुअल यील्ड इज 16 ग्राम, परसेंट यील्ड इज 80%, द थ्योरेटिकल यील्ड इज। बेटा सुने एक्चुअल यील्ड ये दिया गया है, परसेंट यील्ड 80 है, थ्योरेटिकल पूछा जा रहा है। तो बेटा हमें पता है कि परसेंट यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। अब हमें जो है ना थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है, परसेंट यील्ड हमें दिया गया है। तो आप सुने बेटा थ्योरेटिकल यील्ड को यहाँ पर ले आए और परसेंट यील्ड को नीचे, तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय परसेंट यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो बेटा सुने एक्चुअल यील्ड हमें दिया गया है कितना 16 ग्राम, तो 16 को आप डिवाइड करें किस पर बेटा 80 पर मल्टीप्लाई 100, तो इससे आएगा 0.2 को आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो इससे आएगा 20 ग्राम। क्या आएगा 20 ग्राम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो बी है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP। बेटा सुने कार्बन मोनोऑक्साइड का 1.4 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो 1 मोल है ना 1 मोल उसका मास होता है कितना बेटा 12 प्लस 16, 12 प्लस 16, इससे आता है बेटा 28, तो 28 ग्राम के बराबर होता है बेटा 28 ग्राम। अब सुनिए बेटा अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर करूँ तो ये 2.8 ग्राम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। सुने बेटा और 0.1 मोल जो है ना ऑक्युपाई करता है कितना वॉल्यूम 2.24 लीटर, लेकिन यहाँ पर तो 2.8 ग्राम हमें नहीं दिया गया, यहाँ पर तो 1.4 ग्राम दिया गया है। तो बेटा सुने 1.4 जो है ना इसका आधा आता है ना, इसका आधा क्या आता है बेटा, क्या आता है बेटा 1.4 ग्राम आता है। तो बेटा सुने अगर 2.8 ग्राम जो है ना इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो इसका आधा जो है ना 1.4 ग्राम इसके आधा इसके हाफ वॉल्यूम को क्या करेगा ऑक्युपाई करेगा, तो इससे आता है बेटा 1.12 लीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो यही है। और बाकी जो है नॉर्मल तरीका वो यही है कि आप पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, वो ये है 1.4 को आप डिवाइड करें किस पर बेटा 28 ग्राम पर, इससे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे और नंबर ऑफ मोल्स को आप फिर इस फार्मूले में पुट करें वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर के साथ, तो इससे यही वॉल्यूम आएगा। तो ये भी एक तरीका है और ये शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 आर फॉर्म फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल्स हाइड्रोजन अगर मैं ले लूँ तो ये कितना अमोनिया को बनाएगा, कितना ग्राम अमोनिया बनाएगा। तो बेटा क्वेश्चन में हाइड्रोजन और अमोनिया का जिक्र है, तो आप इसको उठाए बेटा फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है ना ये बना रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3 बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। मुझे अब गिवन डेटा में 2 मोल्स हाइड्रोजन दिया गया है, तो 2 मोल हाइड्रोजन जो है ना कितना अमोनिया बनाएगा x मुझे पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें x 3 के साथ तो 3x 2 जो है ना 2 के साथ तो 2 2 ज़ा 4, इससे आया 4, इससे 3x इजिकल टू 4/3, तो इससे आता है बेटा, इससे आता है बेटा x आता है बेटा क्या 1.33 समथिंग का 1.33, यानी इतने मोल्स अमोनिया बना। अब सुने बेटा मुझे तो अमोनिया के मोल्स इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अमोनिया का जो है ना मास चाहिए। तो सिंपल है बेटा आप इस मोल को कन्वर्ट करो किस में बेटा मास में। बेटा हमें पता है इस फार्मूले का कि मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ मोलर मास के साथ। तो बेटा 1 मोल जो है ना अमोनिया का वो 17 ग्राम रखता है, तो 1.3 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा, कितना मास रखेगा। तो सिंपल इसको आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ 17 के साथ, तो इससे तकरीबन हम अगर इसको करें तो 17 मल्टीप्लाई जो है ना 1.33, तो इससे 22.61 आता है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो ये जो है ना 22.61 ग्राम, तो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो सही मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर हमने ये किया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 आर नीडेड टू बर्न 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन के लिए कितने मोल जो है ना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे, कितना मास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो बेटा हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, बर्न होता है, CO2 बनाता है बेटा। तो इसके 1 मोल बर्न होने के लिए 1 मोल जो है ना O2 गैस रिक्वायर्ड होता है।
इसका जो 1 मोल है वो बराबर होता है 12 ग्राम के, तो 12 ग्राम दिया गया है। तो O2 का जो 1 मोल है वो कितने मास के बराबर होगा? तो बेटा सुने, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है और दोनों का, तो दोनों को जमा करें तो 32। तो बेटा सिंपल यहाँ पर 32 ग्राम आएगा। 32 ग्राम इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर जो है ना 32 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी मौजूद है। सिंपल है। द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम इज़ अप्रोक्सीमेटली, 1 AMU का जो मास है वो कितना है? तो बेटा सुने, -23 नहीं है, 1.66 बिल्कुल यही जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। 1 AMU जो है ना, 1 AMU ये जो है ना 1 प्रोटॉन के मास को भी कहते हैं, 1 न्यूट्रॉन के मास को भी कहते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम के मास को भी कहते हैं, ग्राम के हिसाब से 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम को भी कहते हैं। तो 1 AMU इसके बराबर है। बाल्मर सीरीज लाई इन, बाल्मर सीरीज किस में आता है? तो बेटा विजिबल में आता है। लेमन है, फिर बाल्मर है, लाल बादशाह, नोज पाकिस्तान, पेस्टन है, ब्रैकेट है, फंड है और जो है ना हमरे सीरीज़ है। इसमें सिर्फ फर्स्ट वन जो है ना ये जो है ना यूवी में फॉल करता है, बाल्मर जो है ना विजिबल में फॉल करता है, विजिबल। और बाकी जो है ना बाकी सब जो है ना बाकी सीरीज़ ये फॉल करते हैं बेटा किस में? IR रीजन में। तो बाल्मर सीरीज जो है ना फॉल करता है विजिबल रीजन में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी है। बेटा सुनिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ L व्हेन n इज इक्वल टू 4। पॉसिबल वैल्यू जो है ना L के, L इज इज़्मुथल क्वांटम नंबर, इज़्मुथल क्वांटम नंबर, इज़्मुथल क्वांटम नंबर की कितने वैल्यू पॉसिबल है अगर n की वैल्यू क्या हो? 4 हो। तो बेटा सुने, हमने एक इक्वेशन पढ़ा है कि L का जो रिलेशन है ना L का, वो L का वैल्यू जो है ना n पर डिपेंड करता है। तो ये n से हमेशा क्या होगा? एक कम होगा। तो 4 है ना n की वैल्यू, तो L की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, 4 से हमेशा एक कम हो गया। तो बेटा सुने, अगर n की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है, तो L की वैल्यू 0 हो सकती है बिल्कुल, 1 हो सकती है बिल्कुल, 2 हो सकती है बिल्कुल, 3 हो सकती है बिल्कुल, लेकिन 4 बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आप इसमें देखें 0 1 2 3, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। 0 S सब शेल को शो कर रहा है, 1 P को, 2 D को और 3 जो है ना F को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एक्सेप्शनल है, या क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर रखता है। तो बेटा आर्गान तक जो है ना 18 बराबर हो जाते हैं। फिर जो है ना 4s2 नहीं 4s1 एक्सेप्शनल है। 3D पाइप, तो इसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन वो बी ही है। टोटल नंबर ऑफ आर्बिटल इन फोर्थ शेल, फोर्थ शेल में कितने आर्बिटल्स होंगे? तो बेटा सुने, आर्बिटल फाइंड करने के लिए n स्क्वायर फार्मूला है। तो n 4 है, तो 4 का स्क्वायर ले तो 4 4 16, तो 16 आर्बिटल्स है किस में बेटा? फोर्थ शेल में। और 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना यही है बेटा। इसके बाद जो है ना MCQs नंबर 15, इफ n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। बेटा सुने, n की वैल्यू जो है ना 4 दिया गया है, 4, l की वैल्यू जो है ना वो 1 है। क्या है बेटा? 1 है। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? L इज इज़्मुथल क्वांटम नंबर, m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है ना वो L पर डिपेंड करता है। तो जब L की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू जो है ना -1 से शुरू होगी, 0 और +1 पर रुकेगी। -L से m की वैल्यू जो है ना, m की वैल्यू शुरू होती है -L, फिर 0 तक जाती है और फिर जो है ना +L तक जाती है। तो 1 वैल्यू L की है तो -1 से शुरू हुई +1 पर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो क्या है? ए है। इन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो हर वैल्यू है ना ये एक आर्बिटल को शो करता है, विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? तो बेटा सुने, n इज इक्वल टू 2, तो l इज इक्वल टू 1 एक कम है बिल्कुल, m इज इक्वल टू 0 हो सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर +½ बिल्कुल हो सकता है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 एक कम है, हो सकता है, m -2 बिल्कुल -2 अभी हमने पढ़ा कि -L से +L की तरफ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। सी नंबर को देखें, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1, ये नहीं हो सकता बेटा। अगर n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 हो गया, यानी S सब शेल है। तो m की वैल्यू जो है ना ये भी क्या हो गया? 0 हो गया। m की वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? L की वैल्यू पर। ये -L से शुरू होगी, फिर 0 की तरफ जाएगी, फिर जो है ना +L की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर L क्या है? 0 है, और m जो है ना 1 दिया गया है, तो ये करेक्ट नहीं है। अगर L की वैल्यू क्या हो बेटा? 0 हो, 0 मीन S सब शेल है, तो S सब शेल में एक आर्बिटल है, तो m की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। तो ये रॉन्ग है, ये क्या है बेटा? रॉन्ग है बेटा। इसके बाद जो है ना द रेशो चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन इज, तो चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन का जो है ना वो 9.58 × 10⁻⁷ कूलम पर kg है, और ये कम है किससे बेटा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो से। हमने पढ़ा था बेटा चार्ज टू मास रेशो जो है ना, चार्ज टू मास रेशो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके साथ? मास के साथ। जिसका मास कम उसकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा। तो प्रोटॉन का मास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है।
तो उसका चार्ज टू मास रेशो कम है बेटा। प्रोटॉन का मास जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है, तो प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में क्या है, वो कम है। इफ हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन कैनाल रे एक्सपेरिमेंट द पार्टिकल ऑब्टेन। बेटा अगर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में अगर हम हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करें बेटा, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के रिजल्ट में जो है ना हमें सिर्फ क्या मिलेंगे, H+ मिलेंगे, H+। और H+ जो है ना मुश्तमिल सिर्फ प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है। तो हमें जो रिजल्टन एनोड रे मिलेंगे वो सिर्फ प्रोटॉन ही होंगे। इफ हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द एज अ रेजिडुअल गैस देन द एनोड रे विल बी ओनली प्रोटॉन्स। हाँ, तो आपने ये याद रखना है। और इस एनोड रे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो इसमें जो है ना ग्रेटेस्ट चार्ज टू मास रेशो ये सिर्फ तब आता है जब हम हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 19, द डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डिक्रीजिंग आर्डर, तो बेटा हमने ये पढ़ा था ये आर्डर कि RMI रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट, फिर जो है ना रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट, फिर विजिबल है विजिबल, फिर जो है ना UV था बेटा, विजिबल के बाद जो है ना UV था, फिर एक्सरे और फिर जो है ना गामा। तो बेटा सुने, इस साइड जो है ना एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इस साइड जो है ना एनर्जी क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है बेटा। तो डिक्रीजिंग आर्डर में बोला जा रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो गामा की होगी, तो बिल्कुल गामा करेक्ट है। फिर गामा के बाद एक्स है, तो बिल्कुल एक्स के बाद जो है ना UV विजिबल को छोड़ा ये R, तो बिल्कुल ये डिक्रीजिंग आर्डर में आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। फिर रेडियो वेव्स दे, तो रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत कम है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी को आप देखिए, रेडियो वेव स्टार्ट में दिया गया तो रेडियो का तो कम है IR, फिर जो है ना आहिर में गामा है, ये भी गलत है। रेडियो आहिर में गामा है, ये भी गलत है बेटा। MCQ नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशन ऑफ KMT। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कौन सा एग्जाम्पशन इसमें नहीं है बेटा। तो गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, बिल्कुल सही है। गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल जो है ना आपस में जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं, नहीं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये ऑप्शन रॉन्ग है। उसका कहना ये है कि गैस मॉलिक्यूल आपस में जो है ना इनके दरमियान ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो ये जो है ना ये गलत है अकॉर्डिंग टू KMT है। रियल गैसेस में इस तरह होता है, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के नतीजे जो एजम्पशन है ना उसमें ये बात गलत है, लेकिन ये जो है ना उसके मुताबिक गलत है बेटा, बाकी सही है। विच गैस डिविएट फ्राम आइडियल बिहेवियर, विच गैस डिविएट लीस्ट फ्राम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से बेटा, आइडियल बिहेवियर किसे कहते हैं, दो बातों को आइडियल बिहेवियर कहते हैं। एक बेटा, एक ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ना होना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन का ना होना गैस मॉलिक्यूल के दरमियान। और बेटा सुने, एक्चुअल वॉल्यूम का 0 होना या ना होने के बराबर होना, ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइडियल बिहेवियर। तो आइडियल बिहेवियर हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर हो बेटा, हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो, तो इस पर जो है ना हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर जो है ना गैसेज जो है ना आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। बेटा सुने, इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है ना, इसमें हीलियम जो है ना, हीलियम ये लीस्ट डिविएशन शो करता है। क्यों बेटा, हीलियम जो स्मॉल गैस है इनमें जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। इनका जो ऑर्डर है ना, हीलियम आता है हीमी चली हैदराबाद, फिर हाइड्रोजन है हीमी चली हैदराबाद, फिर नाइट्रोजन है, फिर जो है ना ऑक्सीजन है। इस तरह हमने बनाया है, इस पर भी एक शॉर्ट क्लिप हम बनाएंगे बेटा। तो सबसे जो मोर आइडियल बिहेवियर रखता है वो हीलियम है, फिर जो है ना हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर इस तरह CH4, फिर जो है ना पोलर मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं CO2 वगैरह। फिर तो जितना पोलर मॉलिक्यूल है वो मोर डिविएशन शो करेगा, और जितना नॉन पोलर और स्मॉल मॉलिक्यूल है जिनके अंदर जो है ना लंडन फोर्सेस भी कम होते हैं तो वो लीस्ट डिविएशन शो करेगा, यानी वो मोर आइडियल बिहेवियर शो करेगा बेटा। सिक्यूज नंबर 22 है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z PV डिवाइड बाय nRT। अगर ये 1 से क्या हो बेटा, ग्रेटर हो, तो क्या चीज़ होगा बेटा, सुने बेटा सुने, इसमें 2-3 कंडीशन है बेटा। अगर Z की वैल्यू जो है ना 1 है, ये एक कंडीशन है बेटा। तो अगर Z की वैल्यू 1 है तो इट्स मीन आइडियल गैसेज, आइडियल गैस। और इसमें बेटा नो अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड नो फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये इनके जो है ना फायदे होंगे बेटा। ये गैस लिक्विफाई भी नहीं हो सकता। अगर Z की वैल्यू क्या है बेटा, Z की वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है, 1 से क्या है बेटा, ग्रेटर है, फिर भी ये गैस होगा, रियल गैस होगा। और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिविएशन बेटा, पॉजिटिव डिविएशन। इसमें जो है ना फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होंगे, डोमिनेट। इस तरह के गैस को भी हम इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते बेटा। और एक कंडीशन ये है कि Z की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो, तो ये भी रियल गैस ही होगा, रियल गैस
गैस ही होगा बेटा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव डिविएशन। क्या कहते हैं? नेगेटिव डिविएशन बेटा। इसमें जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? डोमिनेट होते हैं। इस तरह के गैसेस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। ये पोलर गैसेस जो है ना नेगेटिव डिविएशन ज़्यादातर शो करते हैं, या वो नॉन पोलर जिनका साइज़ बड़ा है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स जो है ना वो डोमिनेट होते हैं। क्यों? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ना वो ज़्यादा है। इसको हम पॉजिटिव डिविएशन, यानी पॉजिटिव डिविएशन दरअसल ये है कि हम जितना प्रेशर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम जितना जो है ना डिक्रीज़ होना चाहिए उससे कम डिक्रीज़ होता है, थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो है ना ये गैसेस नॉन पोलर है तो ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करते थे, जिसकी वजह से वॉल्यूम दोबारा इंक्रीज़ हो जाता है। तो पीवी जो है ना, पीवी से जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा होती है और एनआरटी का जो वैल्यू है वो कम, लिहाजा इन दोनों का जो रेशो है ना वो 1 से ग्रेटर आ जाता है। 23 नंबर एमसीक्यू है बेटा। फॉर रियल गैस, एमसीक्यूज नंबर 23 है, फॉर रियल गैसेस डिविएशन इज मैक्सिमम। तो बेटा सुनिए, डिविएशन जो है ना, डिविएशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसको बेटा? प्रेशर को। जितना आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे डिविएशन वो क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर के साथ क्या है? इनवर्स है। जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो डिविएशन ज़्यादा होगा। प्रेशर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। दोनों के रिजल्ट से जो है ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगे और यही डिविएशन है, यही इनहिराप करना है, यही इनकार करना है बेटा। तो हाई टेम्परेचर नहीं, हमने पढ़ा लो टेम्परेचर, लो प्रेशर नहीं, प्रेशर और डिविएशन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर बिल्कुल है, यही जो है ना करेक्ट है। प्रेशर हाई है डायरेक्ट है और टेम्परेचर लो है इनवर्स है बेटा। यहाँ तक क्लियर है? विच गैस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई? इनमें से कौन सा गैस जो है ना उनका लिक्विफेक्शन जो है ना वो क्या है? मुश्किल है। तो बेटा लिक्विफेक्शन आर्डर और जो है ना इसी तरीके से बेटा डिविएशन आर्डर एक ही है। हमने बताया था बेटा डिविएशन आर्डर या लिक्विफेक्शन आर्डर। तो बेटा सुने, खीमी चली हैदराबाद, ना उसको मिली कार ना ही पानी बेटा। इसी तरह आर्डर है बेटा। फिर आखिर में जो है ना NH3 आ जाता है, फिर जो है ना H2O आ जाता है। तो बेटा यहाँ ये जो है ना डिविएशन आर्डर है। तो सबसे लीस्ट डिविएशन जो है ना हीलियम शो करता है और सबसे मुश्किल जो है ना लिक्विफेक्शन हीलियम का होता है, फिर हाइड्रोजन का। इस तरफ जाएंगे तो लिक्विफेक्शन आसान होता चला जाता है, आसान होता चला जाता है। उस तरफ जाएंगे तो डिविएशन इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन छोटा गैस है, इनके अंदर जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम है, लिहाजा इनको लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही क्या है? मुश्किल है। आर की जो वैल्यू है SI यूनिट में, तो बेटा SI यूनिट में जो है ना 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आर की वैल्यू बराबर है बेटा PV डिवाइडेड बाय nRT। तो अगर यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर पुट करें हम, वो 101/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का जो यूनिट है वो 0.0224 मीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय n जो है ना 1 मोल है। n क्या है? 1 मोल है। आर तो वहाँ पर है। टेम्परेचर जो है ना 273 केल्विन। तो इससे बेटा आता है n की मल्टीप्लिकेशन से 8.313 न्यूटन पर मीटर। तो मीटर और मीटर दोनों का बेस कॉमन है तो पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, पर मोल ऊपर जाएगा, केल्विन ऊपर जाएगा तो पर केल्विन हो जाएगा। और न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। प्रेशर जो है ना 26 नंबर MCQ है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन KMT इज ड्यू टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो अभी हमने पढ़ा इससे पहले MCQs में भी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो है ना गैस मॉलिक्यूल के आपस में जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, लिहाजा ये आपस में कोलिजन नहीं करेंगे, यानी आपस में कोलिजन से ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ प्रेशर जो है ना ये गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू KMT बाय कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पर कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद ईच अदर नहीं, ये तो कहने को तैयार ही नहीं है मानने को। काइनेटिक मॉलिक्यूलर के मुताबिक इनके आपस के कोलिजन से प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता, इसलिए तो हम प्रेशर करेक्शन 1 under 1 में करते हैं। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद वॉल्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, विद वॉल ऑफ द कंटेनर। डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अभी हमने पढ़ा कि डिविएशन जो है ना, डिविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसको? प्रेशर को। इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसको? टेम्परेचर को। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर बिल्कुल, लेकिन लो प्रेशर है बिल्कुल, ये नहीं है। लो टेम्परेचर बिल्कुल, टेम्परेचर लो हो तो डिविएशन ज़्यादा होगा। और हाई प्रेशर बिल्कुल, हाई प्रेशर होगा तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो डी नंबर ही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ pH3 इज मच लोअर देन NH3। बेटा नाइट्रोजन के नीचे जो है ना फास्फोरस है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ये जो है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, एरिसिनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये नाइट्रोजन फैमिली है बेटा। तो नाइट्रोजन का जो है ना जो हाइड्राइड है NH3 और फास्फोरस का जो हाइड्राइड है pH3 है। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इसके रीज़न क्या है बेटा। तो pH3 हैज़ नो पोलरिटी, ये गलत है।
NH3 है स्ट्रांगर डाइपोल फोर्सेज विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल दिस इज करेक्ट ऑप्शन बेटा। नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है NH3 ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि PH3 जो है ना फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। इसमें लंडन फोर्सेज होंगे, डाइपोल फोर्सेज होंगे, लेकिन जो सुपर डाइपोल फोर्सेज है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ये इसमें नहीं होता। लिहाजा PH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है NH3 से वो इसलिए कम है क्योंकि ये लेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दिए गए ऑप्शन में किस में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? तो H2O है, फिर देखते हैं H2S, H2SE और H2 टेलुरियम। तो बेटा इसमें वाटर का जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बेटा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ये जो है ना ऑक्सीजन फैमिली है, तो इनके हाइड्राइड दिए गए हैं। ऑक्सीजन का H2O है और सिलीनियम का जो है ना H2S है, और इसी तरीके से बेटा सिलीनियम का जो है ना H2SE है। तो इनमें जो है ना ऑक्सीजन के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। तो ऊपर वाला जो है ना कंसेप्ट यही सेम है बेटा। 29 में भी है। 30 नंबर MCQs, विच कंपाउंड शो बोथ इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा जो है ना इंट्रा और इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं? तो बेटा सुने, यहाँ पर हम बनाते हैं पिनोल। दिस इज पिनोल, ये पिनोल हो गया। अगर अर्थ पोजीशन पर हम नाइट्रो लगाए NO2, तो बेटा सुने इसका जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम कहते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो है ना ये यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया दूसरा पिनोल। दूसरा क्या बेटा? पिनोल। तो बेटा सुने इसका जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो ऑक्सीजन है या इसका, तो ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा। तो इसमें जो है ना अर्थ और नाइट्रोपिनोल करेक्ट ऑप्शन है बेटा। पैरा नाइट्रोपिनोल, जब आप यहाँ पर जो है ना NO2 क्या करें अटैच करें, तो इसको हम कहते हैं पैरा नाइट्रोपिनोल। तो पैरा नाइट्रोपिनोल में इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेज। लंडन फोर्सेज जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसको? साइज़ को। और इसी तरीके से बेटा मॉलिक्यूलर मास को। तो जिसका साइज़ बड़ा उसमें लंडन फोर्सेज ज़्यादा होंगी। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनान, तो जीनान का जो है ना साइज़ बड़ा है, तो इनमें लंडन फोर्सेज ज़्यादा होंगी बेटा। द मेन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन Cl2। तो बेटा Cl2 गैस जो है ना ये नॉन पोलर है। क्या बेटा? नॉन पोलर। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो है ना मेन फोर्सेज जो होती है वो लंडन फोर्सेज होती है बेटा। लंडन फोर्सेज वाहिद फोर्सेज है जो पोलर और एज वेल एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों में जो है ना लंडन फोर्सेस पाई जाती है। तो Cl2 तो नॉन पोलर है, इसलिए इसमें लंडन फोर्सेस मेन फोर्सेस जो है ना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। बाकी जो है ना आयनिक, इसमें आयनिक तो इंट्रा है, हाइड्रोजन और डाइपोल ये पोलर मॉलिक्यूल में होते हैं बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन डी ही है। नेक्स्ट MCQs है बेटा। नेक्स्ट MCQs, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज। बेटा रेट ऑफ एवापोरेशन सरफेस फिनोमेना है, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। जितना टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे एवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया नहीं, एवापोरेशन का जो रेट है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सरफेस एरिया को, इनवर्सली नहीं है बेटा। डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज होता है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी ये भी नहीं है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज। तो बेटा सुनिए, वेपर प्रेशर का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ क्या है? डायरेक्ट है। वेपर प्रेशर का ताल्लुक जो है ना बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या है? इनवर्स है। वो मॉलिक्यूल्स, वो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर बिल्कुल, डिक्रीज नहीं, गलत है। इंक्रीज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं, इतना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा। इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ए ही है। ए लिक्विड बॉयल विना, लिक्विड कब बॉयल होगा? जब उनका वेपर प्रेशर जो है ना वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट कहते ही है वो टेम्परेचर जिस पर जो है ना इंटरनल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। तो अभी मैंने बताया कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का जो है ना ताल्लुक क्या है? इनवर्स है। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, हाई बॉइलिंग पॉइंट। मीथेनॉल इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। HF है, क्या है बेटा? HF। तो HF में भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और C6H6 में भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उसका जो है ना वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो बेटा अगर देखा जाए तो H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। लिहाजा इसका जो वेपर प्रेशर होगा इन चारों में वो क्या होगा? वो सबसे कम होगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि इनमें से जो है ना किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर HF का ज़्यादा होता। क्यों? क्योंकि HF छोटा मॉलिक्यूल है, अगरचे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी तीनों से क्या है? कम है, तो इसका वेपर प्रेशर फिर ज़्यादा होता। MCQs नंबर जो है ना 37 है। विच पेस चेंज इज एक्सोथर्मिक। इनमें से कौन सा पेस चेंज जो है ना वो एक्सोथर्मिक है? तो बेटा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक बेटा ये है बेटा कि अगर आप स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले स्टेट से जा रहे हैं बेटा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले स्टेट के जानिब, तो बेटा ये प्रोसेस जो है ना ये एंडो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एंडो।
और अगर आप वीक से जो है ना स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाले स्टेट की तरफ आ रहे हैं तो फिर ये जो है ना क्या कहलाएगा, ये एक्सो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक्सो कहलाएगा। ये कायदा है बेटा, आप सुन ले बेटा। तो मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, लिक्विड में कम, तो स्ट्रांग से वीक, तो ये एंडो होगा। और यहाँ पर एक्सो का पूछा जा रहा है। वेपराइजेशन, इसमें लिक्विड से गैस, तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, गैस में कम, तो स्ट्रांग से वीक की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज एंडो। फ्रीजिंग में बेटा देखें, फ्रीजिंग में हम लिक्विड से जा रहे होते हैं, किस में बेटा, सॉलिड में। तो बेटा सुने, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम और सॉलिड में ज़्यादा, तो वीक से स्ट्रांग की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ बेटा, एक्सो हुआ। तो फ्रीजिंग इसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। सब्लिमेशन कहते हैं सॉलिड का गैस में डायरेक्ट जाना, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, गैस में कम, तो स्ट्रांग से वीक की तरफ एंडो होता है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी कहते हैं, मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन, जब आइस मेल्ट होता है बेटा, आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग, जब ये वाटर में कन्वर्ट होता है तो इस समय जो है ना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस समय ये हीट एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये हीट जो है ना ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट वो हीट होता है बेटा जो टेम्परेचर को राइज नहीं करता, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम कर देता है, वीक कर देता है, ब्रेक कर देता है और स्टेट को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर देखें, हीट एब्जॉर्ब विथ टेम्परेचर राइज नहीं होता, इसलिए तो ये लेटेंट हीट है, सेंसिबल हीट नहीं है। दूसरा बेटा, हीट एब्जॉर्ब विदाउट टेम्परेचर चेंज, तो बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब होता है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, तो फिर वो हीट क्या काम करता है, वो हीट जो है ना स्टेट को चेंज करता है। तो बेटा ये जो है ना दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो है ना हीट रिलीज विद टेम्परेचर इंक्रीज गलत, हीट रिलीज विदाउट टेम्परेचर चेंज गलत है। बेटा सुने 39 नंबर एमसीक्यूज, विच फेज ट्रांजिशन हैज हाईएस्ट एनर्जी चेंज, इसमें जो है ना हाई चेंज किस जो है ना ट्रांजिशन में आएगा, कौन सा फेज चेंज जो है ना इसमें ज़्यादा एनर्जी चेंज आएगा। तो बेटा सुने, सॉलिड से लिक्विड, तो बेटा एनर्जी चेंज आ रहा है लेकिन कम है, क्योंकि दरमियान में कोई स्टेट जो है ना वो स्किप नहीं हो रहा। लिक्विड से गैस, इसमें भी आ रहा है, लिक्विड में ज़्यादा गैस में कम, गैस से लिक्विड, गैस में कम लिक्विड में ज़्यादा है, इन सब में चेंज आ रहा है। लेकिन अब देखिए बेटा, सॉलिड से डायरेक्ट बेटा क्या, गैस में बेटा, तो दरमियान में जो है ना, दरमियान में हम लिक्विड स्टेट को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आना डायरेक्ट, इसमें जो है ना एनर्जी गैप और एनर्जी चेंजेस वो बहुत ज़्यादा है बेटा, वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा इसलिए जो है ना ये मोर एंडो भी कहलाएगा, मोर एंडो। क्यों, इनमें जो है ना दरमियान में स्टेट वो स्किप हो रहा है, लिहाजा यहाँ पर एनर्जी चेंजेस वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर जो है ना डी नंबर एमसीक्यूज क्या है, वो करेक्ट है। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 40, विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम एमॉर्फस सॉलिड, कौन सा प्रॉपर्टी जो है ना क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस से डिस्टिंग्विश करता है। तो बेटा सुने, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एमॉर्फस का शार्प नहीं होता। इर्रेगुलर अरेंजमेंट, तो नहीं, इसमें तो रेगुलर अरेंजमेंट, तो ये गलत। एब्सेंस ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। प्लास्टिसिटी, ये भी नहीं है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस से डिस्टिंग्विश कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 41 नंबर एमसीक्यूज, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन इन बोथ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, दोनों में कौन सा प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, नहीं, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है लेकिन इसमें नहीं है। डेफिनेट वॉल्यूम, तो बिल्कुल बेटा दोनों सॉलिड है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वो डेफिनेट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन का होता है, एमॉर्फस का नहीं होता। आइसोट्रोपी एमॉर्फस सॉलिड का होता है लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ना वो इन आइसोट्रोपिक होते हैं, तो ये भी नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 42, विच क्रिस्टल सिस्टम हैज ए का लेंथ बी के बराबर, बी का सी के बराबर नहीं, और अल्फा बीटा गामा जो है ना, अल्फा बीटा ये बराबर है और 90 के है, और गामा जो है ना वो 120 के है। तो बेटा ये मशहूर है, ये हेक्सागोनल ही का होता है। बेटा सिंपल मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो ये है बेटा, सी टी अवर हम तुम, इसको आप याद रखें, सी टी अवर हम तुम। तो सी टी से क्यूबिक, सी टी से बेटा क्यूबिक, टी से टेट्राहेड्रल, ओ से आर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल बेटा, एच से जो है ना हेक्सागोनल, और एम से जो है ना मोनोक्लिनिक, और टी से ट्राइक्लिनिक। तो आपने बेटा इसको याद रखना है बेटा, सी टी अवर हम तुम। तो बेटा सुने, इसका बेटा ए बी सी तीनों बराबर, बेटा सुने, ए बी बराबर लेकिन बी सी बराबर नहीं, ए बी बराबर लेकिन बी सी जो है ना, ए बी भी बराबर नहीं और बी सी भी बराबर नहीं। ये तीनों आपने याद किए, इसको दोबारा आप रिप्लेस करो, दोबारा ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, ए बी के बराबर लेकिन बी सी के बराबर नहीं है, ए बी के भी बराबर नहीं और बी सी के भी बराबर नहीं। ये 6 आपने याद किए। यहाँ पर देखिए बेटा, ये भी ए बी के बराबर नहीं और बी सी के बराबर नहीं। तो बेटा सी टी अवर हम तुम, तो फर्स्ट बेटा ए बी सी बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर नहीं, ए बी भी बराबर नहीं, बी सी भी बराबर नहीं, इन तीनों को दोबारा रिप्लेस करो और फिर आखिर में इसको किस तरह याद करना है बेटा सुने, अल्फा बीटा और गामा जो है ना ये तीनों बराबर और 90 के,
क्लियर है बेटा। ये भी अल्फ़ा बीटा बराबर और गामा ये 90 के बेटा, अल्फ़ा बीटा और गामा जो है ना 90 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इधर आ जाए, अल्फ़ा बीटा जो है ना वो बराबर है 90 के है, लेकिन गामा जो है ना वो 90 के बराबर नहीं है। बस सिर्फ यहाँ पर आपने इसको याद रखना है बेटा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हेक्सागोनल में जब आ जाए तो अल्फ़ा बीटा जो है ना वो बराबर है 90 के, लेकिन गामा जो है ना गामा ये 120 के है बेटा, 120 के। तो आपने सिर्फ ये एक्सेप्शन थोड़ा सा याद रखना है। फिर इसको दोबारा आप यहाँ पर रिप्लेस करो, अल्फ़ा बीटा जो है ना वो बराबर है 90 के, लेकिन गामा जो है ना वो 90 के बराबर नहीं है बेटा। और ये जो है ना मोस्ट इर्रेगुलर है। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं, बीटा गामा के बराबर नहीं, और तीनों जो है ना 90 के बराबर नहीं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बेटा। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया सिंपल याद करने के लिए, CT और हम तुम इन ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तो अभी मैंने बताया क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ए बी के बराबर और BC के बराबर, तीनों 90। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अगर आपको ये MCQs याद हुआ तो आप फिर आसानी हल कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह के MCQs है। तो इसमें जो है ना अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, 44 MCQs है। विच कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। तो बेटा लेटेस्ट एनर्जी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसको बेटा, चार्ज ऑफ केटाइन, चार्ज ऑफ आयन केटाइन हो या एनाइन हो, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसको बेटा, साइज को, किसको बेटा, साइज को। तो बेटा Na पर +1, इस पर -1, Mg पर +2 और ऑक्सीजन पर -2, कैल्शियम पर +2 लेकिन फ्लोराइड पर -1, यहाँ पर भी +1 और -1। तो आप देखें मैग्नीशियम पर भी +2 और एनाइन पर भी क्या है -2, तो दोनों का चार्ज ज़्यादा है बाकी से, लिहाजा इनका जो है ना लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आयनिक सॉलिड आर यूजुअली, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट नहीं, सॉलिड स्टेट में इनके जो आयंस हैं ना वो कम्पैक्ट होते हैं, तो ये नहीं है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल जो है ना ये क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। सॉलिड में जो है ना ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। किस तरह इंसुलेटर होते हैं, इस तरह बेटा कि सॉलिड स्टेट में इनमें फ्री आयंस नहीं होते, फ्री आयंस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस की वजह से, लेकिन मोल्टन स्टेट में ये आयंस जनरेट करते हैं। तो बी नंबर करेक्ट। विच वन इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो आयोडीन। दिस इज आयनिक सॉलिड, दिस इज कोवेलेंट सॉलिड, दिस इज कोवेलेंट सॉलिड। विच फोर्सेस डोमिनेट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन से फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, तो बेटा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोवेलेंट वंडरवाल फोर्सेस जो है ना ये डोमिनेंट होते हैं। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्डिंग, और कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में वंडरवाल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बेटा। MCQs नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आइसोट्रोपिक है, इनमें से जो है ना कौन सा इन आइसोट्रोपिक है, तो ग्लास जो है ना अमारफस सॉलिड है, ग्लास क्या है बेटा, अमारफस सॉलिड, ये नहीं है। प्लास्टिक भी अमारफस सॉलिड है, रबर भी अमारफस सॉलिड है। तो इन आइसोट्रोपी जो है ना ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है, तो NaCl है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, ये डिपेंड करता है किस पर बेटा, प्रेशर पर नहीं, टेम्परेचर पर। बिल्कुल बेटा सुने, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा, Kc वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगा, ना कि वैल्यू ऑफ Kc चेंज होगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से जो है ना वैल्यू ऑफ Kc चेंज होती है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। MCQs नंबर 50, इफ डेल्टा N इज 0, अगर डेल्टा N की वैल्यू क्या हो बेटा, 0 हो, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर ये 0 हो तो फिर बेटा सुने Kp ग्रेटर देन Kc नहीं, Kp लेस देन Kc नहीं, Kp जो है ना ये Kc के बराबर होगा बेटा। Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन, ये रिलेशन है दोनों का। अगर डेल्टा एन क्या है, 0 है, तो बेस का पावर 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो Kp Kc के बराबर हो जाएगा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, अमोनिया बनाता है, विच इंक्रीज यील्ड, अमोनिया का प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह, तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना अमोनिया का प्रोडक्शन, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बेटा कायदा ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, वो फेवर होगा। लेकिन यहाँ पर जो फॉरवर्ड है ना वो तो क्या है, एक्सो है, लिहाजा हम अगर टेम्परेचर कम करें तो एक्सो रिएक्शन जो है ना वो फेवर होगा। तो हाई टेम्परेचर बिल्कुल, और हाई टेम्परेचर नहीं, बिल्कुल हाई टेम्परेचर से जो है ना एंडो प्रोसेस वो फेवर होगा, और ये तो फॉरवर्ड में एक्सो है, तो लिहाजा ये गलत है। लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर करेक्ट है, लो टेम्परेचर से एक्सो, और ये फॉरवर्ड में एक्सो है। और हाई प्रेशर, तो बिल्कुल दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बेटा सुने, प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस जानिब जो है ना तेज होगा जिस जानिब जो है ना नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो बेटा, कम हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो बेटा, कम हो। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल्स है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ना 4 मोल्स है, लिहाजा प्रेशर इंक्रीज करने से जो है ना अमोनिया का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा बेटा। 52 MCQs है बेटा। 52 नंबर, एसिटिक एसिड डिसोसिएशन डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, एसिटिक एसिड अपॉन डिसोसिएशन बेटा देता है क्या बेटा, एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन।
आयन। अब सुनिए बेटा, इसको मैं कौन सा साल्ट या कौन सा एसिड या बेस डालूं ताकि इसका जो डिसोसिएशन है ना वो डिक्रीज हो जाए, यानी कॉमन आयन इफेक्ट हो जाए। तो बेटा सुनिए, यहाँ पर ऑप्शन है NaCl। तो अगर NaCl हम डालें तो NaCl जनरेट करेगा Na+ और Cl नेगेटिव। तो बेटा Na+ और Cl नेगेटिव, यहाँ पर कोई कॉमन आयन नहीं है। अगर NaOH हम डिसोसिएट करें तो Na+ और OH नेगेटिव आयन देगा। तो यहाँ पर ना Na+ है ना OH नेगेटिव है, तो ये भी नहीं है। अगर हम सोडियम एसीटेट डालें तो सोडियम एसीटेट जो है ना, सोडियम एसीटेट ये आयन जनरेट करेगा बेटा। तो ये कॉमन, ये आयन जो है ना इस आयन के साथ क्या है, कॉमन है। लिहाजा यहाँ पर जो है ना एसीटेट आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कार्बोक्सिलेटेड प्रिंसिपल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, लिहाजा रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड पर। तो इसका एसोसिएशन होगा, ना कि डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो C ही है बेटा। इसके बाद बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड जो है ना ये Ab2 टाइप साल्ट है। तो Ab2 टाइप साल्ट का सॉल्युबिलिटी S है, तो इसका Ksp वैल्यू का क्या होगा। तो बेटा सुने, अगर Ab साल्ट है तो इसका सॉल्युबिलिटी जो है ना वो 4S³ के बराबर होगा। अगर ये सिर्फ Ab साल्ट होता तो इसका जो है ना Ksp ये बराबर होता है बेटा सिर्फ S² के बेटा। तो यहाँ पर ये Ab2 है, इसमें केटायन 1 और एनायन 2 है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है ना 4S³ आता है करेक्ट ऑप्शन। प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हुई ना, प्रिसिपिटेशन कब होता है। तो बेटा तब प्रिसिपिटेशन होता है जब Ksp का वैल्यू जो है ना वो क्या हो, कम हो, और आयनिक प्रोडक्ट का जो है ना वो क्या हो, ज़्यादा हो। नहीं, इस तरह आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू जो है ना वो क्या हो, ज़्यादा हो Ksp से, तो इसको हम कहते हैं क्या, प्रिसिपिटेशन है बेटा। सुने, Ksp डिफाइन होता है पर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जितना स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट हल हो सकता है वो हल हो जाए, तो उस टाइम पर जो है ना Ksp डिफाइन होती है। अब आपने हीट के ज़रिए से जो है ना मज़ीद साल्ट वो डिज़ोल्व किया हुआ है, मज़ीद जो है ना आपने डिज़ोल्व किया हुआ है, तो अब जो है ना अपन कूलिंग ये प्रिसिपिटेट बनाएगा और उसका जो प्रोडक्ट है ना आयनिक प्रोडक्ट कहलाएगा, और उसकी वैल्यू जो है ना Ksp से ज़्यादा होगी। तो Ksp पर सैचुरेटेड सोल्यूशन डिफाइन होता है। अब अगर वैल्यू Ksp से ज़्यादा है तो इट्स मीन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, फिर जो है ना आयनिक प्रिसिपिटेशन बनेगा। तो यहाँ पर जो है ना आयनिक प्रोडक्ट का ग्रेटर देन Ksp, तो इसे ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा। विच सोल्यूशन इज बफर। तो बेटा सुनिए, बफर दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक है बेटा बेसिक बफर। क्या होता है बेटा, एक एसिडिक और एक बेसिक बफर। तो बेटा सुनिए, जो भी बफर हो बेटा सुने, अगर एसिडिक बफर है तो ये यहाँ पर वीक एसिड होगा प्लस साल्ट, प्लस क्या होगा, साल्ट, इन ही का साल्ट होगा। और ये साल्ट किससे बना हुआ होगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस से बेटा। यहाँ पर देखिए बेटा, बेसिक बफर बनता है वीक बेस से, किससे बेटा, वीक बेस से प्लस साल्ट। लेकिन ये साल्ट इस ही के क्या होगा, इस ही के वीक बेस से बना हुआ होगा प्लस स्ट्रांग एसिड से। तो साल्ट में एक कंपोनेंट वीक और वो वाला जो आपने इस्तेमाल किया हुआ है, प्लस दूसरा कंपोनेंट जो है ना वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर देखिए HCl वो स्ट्रांग एसिड है, तो बेटा एसिड वीक होना चाहिए, उसका साल्ट में जो बेस है ना वो स्ट्रांग आना चाहिए। तो ये नहीं है बेटा, एसिटिक एसिड बिल्कुल वीक एसिड है और इन ही वीक एसिड का साल्ट है, जिसमें सोडियम जो है ना आया है किससे बेटा, NaOH से। तो यहाँ पर हमने बताया कि एसिडिक बफर जो है ना वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट से बनता है, और वो साल्ट इन ही वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बना हुआ होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो B ही है बेटा। इन एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। बेटा सुने, अगर इक्विलिब्रियम यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो प्रोसेस है, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, एक्सो प्रोसेस है, तो बेटा सुने Kc का जो ताल्लुक है ना वो टेम्परेचर के साथ फिर क्या होगा, इनवर्स होगा। और अगर रिएक्शन ये इन केस ऑफ एक्सो, अगर एंडो है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, एंडो है, तो फिर Kc का टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है इन एन एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बेटा सुने, टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kc का जो वैल्यू है ना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स है ना, तो डिक्रीजेज Kc, ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा। इफेक्टिव कोलिजन आर दोज। इफेक्टिव कोलिजन कौन सा है, जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, बिल्कुल, जिसमें जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो एनर्जी, बिल्कुल एक्टिवेशन एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये क्या है, शर्त है किसके लिए, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन इसको भी कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट बने। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ऑप्शन। इफ रेट यानी कि AB एंड डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजिंग रेट ऑफ 4 टाइम विद रिस्पेक्ट टू A। तो बेटा सुने, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये रेट इक्वेशन आपको दिया गया है, अगर A का कंसंट्रेशन में डबल करूं और रेट 4 गुना इंक्रीज हो जाए तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सा होगा। तो बेटा सुनिए, ये सेकंड ऑर्डर होगा बेटा। सेकंड ऑर्डर का माना ये है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करूं तो रेट 4 गुना इंक्रीज होगा। अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करूं और रेट 2 गुना डबल हो जाए तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। और अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करूं और रेट जो है ना 8 गुना इंक्रीज हो जाए तो फिर ये थर्ड ऑर्डर कहलाएगा बेटा। सुने 59 नंबर MCQ, द रेट लॉ फॉर रिएक्शन इज गिवन। ये रेट लॉ है, ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। तो द ओवरऑल ऑर्डर, तो बेटा 2 + 1, बी के ऊपर क्या है 1 है, तो थर्ड ऑर्डर ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है, बिल्कुल सिंपल है।
इफ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन द रिएक्शन इज, बेटा सुने, दिस इज हाफ लाइफ जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको, इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, और फार्मूला है बेटा क्या, 1 n - 1 n - 1। बेटा सुने, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर क्या पुट करूँ, 1 पुट करूँ बेटा, 1 है, 1 - 1, तो इससे आएगा क्या बेटा, 0 आएगा ना, क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। और किसी भी चीज़ का जो पावर है ना, अगर वो 0 हो तो वो 1 कहलाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इट्स मीन हाफ लाइफ जो है ना, हाफ लाइफ ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये कब होगा, जब रिएक्शन क्या हो, एन यहाँ पर ऑर्डर शो करेगा, जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 61 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज एन इंटीजर, बिल्कुल बेटा सुने, ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है बेटा, दिस इज इनकरेक्ट। बेटा सुने, रेट कांस्टेंट जो है ना, रेट कांस्टेंट ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये गलत है बेटा। रेट ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ना, ये हर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर से जो है ना डबल होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ना अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन 10 डिग्री राइज टेम्परेचर से जो है ना रेट बिकम डबल। पाउडर जिंक रिएक्ट फास्टर विद HCl देन जिंक ग्रेन्यूल बिकॉज, बेटा जिंक का जो पाउडर है ना, ये एसिड के साथ फास्ट रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू जिंक रिबन, एज कम्पेयर टू जिंक इलेक्ट्रोड, एज कम्पेयर टू जिंक पीसीज। क्यों बेटा, तो हमने पढ़ा था बेटा कि किसी भी चीज़ को अगर आप पाउडर बनाए तो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, क्या बेटा, सरफेस एरिया, कंटेक्शन इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा गया है सरफेस एरिया इंक्रीजेज बेटा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। 64 के देखें, एक कैटलिस्ट इंक्रीज रिएक्शन रेट बाय, तो बेटा सुने, कैटलिस्ट एक ही काम करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 64 में बेटा। 65 की तरफ आ जाए बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन इज, तो बेटा सुने, अगर बेटा यहाँ पर ये कंटेनर है और पिस्टन क्या है, फिक्स है, पिस्टन क्या है, फिक्स्ड है, तो बेटा सुने, यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो सकता। अगर आप सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज भी करेंगे तो यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम जो है ना बेटा सुने वर्क डन इसके बराबर है, तो अगर डेल्टा वी क्या है, 0 है, तो पी भी 0 हो जाएगा, लिहाजा वर्क डन पर 0 होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर यानी डेल्टा वी जब क्या हो, 0 हो, तो वहाँ पर वॉल्यूम यानी वर्क डन जो है ना वो क्या होगा, 0 होगा, वर्क डन नहीं होगा। विच इज ए स्टेट फंक्शन, कौन सा इसमें जो है ना वो स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन वो है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, तो बेटा हीट नहीं, ये पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है, एंथैल्पी जो है ना ये क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है, तो आपने हीट वर्क EMF को याद रखना है बेटा, ये पाथ फंक्शन है, बाकी जो है ना ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। 67 नंबर MCQ 67 नंबर MCQs है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बेटा सुने, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा, इधर देखिए, दिस इज अ एनर्जी डायग्राम, ये रिएक्टेंट है, क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है ना प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होते हैं बेटा, प्रोडक्ट इज अ मोर स्टेबल इन एक्सोथर्मिक, मोर एक्सो रिएक्शन होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो बेटा सुने, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो बेटा सुने, हायर देना फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी हो तो बेटा सुने, ये फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो कम है। अगर हम रिवर्स जाए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड होगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, लोअर देन रिवर्स, फॉरवर्ड में क्या है, कम है, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन बैकवर्ड में अगर आना चाहते तो यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा है, तो लोअर देना रिवर्स, लोअर देना रिवर्स रिएक्शन है। बेटा सुनिए, 68 नंबर MCQs है, विच करेक्टली रिप्रेजेंट एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा सुने, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा H जो है ना, डेल्टा H वो क्या होता है बेटा, तो 68 MCQs में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है ना एनर्जी प्रोफाइल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेक्ट है। तो आप यहाँ पर देखें, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा। फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, रिवर्स डायरेक्शन से, तो ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना फॉरवर्ड का, क्या बेटा, फॉरवर्ड का ये क्या है, कम है बेटा, कम है, किससे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी पर रिवर्स, ये भी। और बेटा सुने, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है ना डेल्टा H वो 0 से कम होता है, यानी नेगेटिव साइन होता है ना, तो 0 से क्या है, कम है। तो बेटा सुने, डेल्टा H ग्रेटर देना 0,
तो बिल्कुल गलत। और फॉरवर्ड रिएक्शन में जो है ना ज़्यादा लिखा हुआ है, हालांकि फॉरवर्ड में क्या है, कम है, तो ये गलत है। डेल्टा H लेस देन 0 बिल्कुल सही है। और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लेस है रिवर्स रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी से, तो बिल्कुल दिस इज करेक्ट ऑप्शन 68 में बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है बेटा। यहाँ पर बेटा आ जाए 69 में, विच इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन सा है, तो अभी हमने पढ़ा कि वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है बेटा। 17 MCQs इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, तो बेटा सुने, हमने पढ़ा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो है ना प्रोडक्ट क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अभी आपने देखा बेटा कि एनर्जी डायग्राम में कि ये जो है ना यहाँ पर ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। किसमें बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से कम है। इधर देखिए दिस इज एनर्जी डायग्राम, यहाँ ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट में जो बॉन्ड बनेंगे ना, बॉन्ड वो क्या होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे। क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हैं ना बेटा। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म्ड आर वीकर देन बॉन्ड ब्रोकन, गलत है बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो प्रोडक्ट के बॉन्ड मजबूत होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। बॉन्ड फॉर्म आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड ब्रोकन, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। जो बॉन्ड बनते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। 71 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में बेटा आप सुने, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, और ऑक्सीडेशन को जो स्पीशी ऑक्सीडेशन करता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज स्पीशी। ऑक्सीडाइज स्पीशी का जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। आप इस तरह पहचानेंगे, इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जिस स्पीशी का, जिस सब्सटेंस का, जिस एटम का रिएक्शन में इंक्रीज हो जाए, तो आप समझ ले कि इसने ऑक्सीडेशन किया है। तो बेटा फेरस आयन +2 से +3 में जा रहा है, तो बिल्कुल ये ऑक्सीडेशन ही कर रहा है। +2 से +3 में जाना इंक्रीज है। यहाँ से 0 से -1 में चला गया तो ये डिक्रीज है, डिक्रीज रिडक्शन होगा। +2 से 0 में चला गया है तो ये रिडक्शन है, प्लस से 0 में चला गया ये रिडक्शन है। क्लियर है बेटा। 72 में अब देखिए, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो बेटा सुने, ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। 73 नंबर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। के मेनोपोर में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, तो सुने बेटा, पोटेशियम ग्रुप 1 का है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो बेटा सुने, ये कुछ रूल्स है। ग्रुप 1 का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, तो पोटेशियम +1 का है, तो आप ऊपर लिखिए। ऑक्सीजन का -2 है, तो 4 है, तो 4 2 8, तो -8। तो अब -8 को बैलेंस करना है तो +8 लगाना है। +1 इसका हुआ, तो यहाँ पर हम +7 लगाएंगे, तो +7 +1 +8 और -8 बैलेंस हुआ, तो मैंगनीज का कितना बनता है, +7। तो +7 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। विच इज द स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट एमंग अल्कली मेटल। बेटा लिथियम जो है ना स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अल्कली मेटल में, बल्कि पूरे मेटल जो स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो लिथियम है। इसका जो है ना रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ही कम है बेटा, और या इस तरह कह लें कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लाई। बेटा सुने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं और हाइड्रोजन के नीचे, तो बेटा सुने, जो ऊपर एलिमेंट्स हैं ना वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो खुद क्या करे बेटा, ऑक्सीडेशन करे, जो खुद क्या करे बेटा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। तो जो ऊपर एलिमेंट्स है ना वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आसानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। और जो नीचे है, जितना नीचे है, जो एलिमेंट्स नीचे है बेटा हाइड्रोजन के, तो वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं, यानी वो रिडक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। रिडक्शन बेटा, रिडक्शन। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। टॉप पर जो एलिमेंट्स है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं बेटा। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द मोर पॉजिटिव द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। बेटा सुने, रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है ना, अगर ये क्या है बेटा, मोर पॉजिटिव है, क्या है बेटा, पॉजिटिव यानी ज़्यादा है, तो इट्स मीन ये रिडक्शन अच्छे तरीके से करेगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से करेगा बेटा। क्यों, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गुड विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका जो रिडक्शन टेंडेंसी होगा वो ज़्यादा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो द स्ट्रांगर इट्स अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा ये गलत है। द स्ट्रांगर इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बी नंबर। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है, तो बेटा CH4 के अंदर जो है ना बॉन्ड एंगल वो 109 है। क्या बेटा, 109। और NH3 में जो है ना 107 है, 107.5 मिनट। और H2O में जो है ना 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो है ना बॉन्ड एंगल कम है, 104 है, 104.5। तो करेक्ट ऑप्शन यही है। CH4 में ज़्यादा है, NH3 में पेयर कम, H2O में पेयर और कम। विच हैज़ बेंट जियोमेट्री, विच हैज़ बेन जियोमेट्री ड्यू टू लोन पेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना, कौन सा मालिक्यूल ऐसा है जिनका जो है ना लोन पेयर की वजह से बेंट जियोमेट्री है। तो बेटा सुनिए, CO2 का जियोमेट्री जो है ना वो क्या है, लीनियर है। CO2 का क्या है, लीनियर है बेटा।
SO2 तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, थिलोरियम और पोलोनियम, ये ऑक्सीजन फैमिली है। इसमें जो है ना वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, लिहाजा यहाँ पर जो है ना सल्फर के साथ एक लोन पेयर बचता है। तो इस लोन पेयर की रिपल्जन की वजह से जो है ना इसका जो शेप है ना वो बेंड होता है, लीनियर से बेंड हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो SO2 है। 82 नंबर, इन PCl पाइप और द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन बाय VBT है। तो PCl पाइप में जो है ना हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, sp3d2 है, sp3d2। यहाँ पर देखिए बेटा ना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर इससे आया बेटा 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर इससे 3 आया तो sp2 होगा, और अगर इससे 4 आया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर इससे 5 आया तो sp3d होगा, और अगर इससे 6 आया तो sp3d2 होगा बेटा। तो आप यहाँ पर देखें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमने पुट किया 5 प्लस फास्फोरस के साथ लोन पेयर नहीं है। फास्फोरस जो है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, एरिसिनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो है ना पेंटावेलेंट होते हैं, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा लोन पेयर 0 है। तो 5 आया, और अगर 5 आ जाए तो sp3 5 आ गया तो यहाँ पर जो है ना sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है सूर्य। यहाँ पर जो है ना sp3d हाइब्रिडाइजेशन है किसमें, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड में। दिस इज ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री है। विच मालिक्यूल इन्वॉल्व sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किस में जो है ना sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो बेटा BF3 में जो है ना sp2 है, CH4 में जो है ना sp3 है, H2O में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है। तो रह गया बेटा जीनान। क्या बेटा, जीनान। तो बेटा जीनान में जो है ना, अब देखिए बेटा यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो जीनान ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो 2 प्लस जीनान क्या रेशियल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए, तो 3 + 2 पाइप आता है, और अगर पाइप आ जाए तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर जीनान डायाफ्लोराइड में जो है ना sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। द करेक्ट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है बेटा। तो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन के दरमियान, और फिर फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। जितना बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, बॉन्ड ऑर्डर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बॉन्ड एनर्जी को बेटा। द वीकनेस ऑफ VBT इन एक्सप्लेनिंग O2 मालिक्यूल इज बिकॉज, बेटा VBT का जो ड्रॉबैक है ना ऑक्सीजन मालिक्यूल को एक्सप्लेन करने का, यानी ऑक्सीजन के किस करेक्टर को जो है ना VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो फिर डायमैग्नेटिक नहीं, VBT के मुताबिक जो है ना ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक है, क्योंकि ऑक्सीजन में जो है ना इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हालांकि ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और इसके पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन किया है किसने, मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। किसने बेटा, मालिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें जो है ना प्रोडक्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है MOT ने बेटा। VBT इसमें फेल हुआ है। इन बेंजीन VBT फेल टू एक्सप्लेन, बेटा बेंजीन में जो है ना, बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दोनों का, इसका और इसका दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, या 139 पिकोमीटर है। तो इसको एक्सप्लेन करने में जो है ना VBT फेल हुआ है बेटा। तो इक्वल बॉन्ड लेंथ, दिस इज करेक्ट ऑप्शन बेटा। विच टाइप ऑफ ओवरलैप इज प्रेजेंट इन H2, तो बेटा H2 में कौन सा, यानी H2 में ये बॉन्ड किस ओवरलैप से बना है, तो एक हाइड्रोजन का भी S है और दूसरे का भी S है, तो SS ओवरलैप से ये बॉन्ड बना है। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, तो बेटा डाइपोल मोमेंट कहते हैं बेटा Q × R, तो Q का यूनिट जो है ना कूलम है, और R का जो यूनिट है वो मीटर है, तो कूलम मीटर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। विच मालिक्यूल है 0 डाइपोल मोमेंट डिस्पाइट पोलर बॉन्ड होने के बावजूद जो है ना किस मालिक्यूल का जो है ना डाइपोल मोमेंट 0 है, तो H2O का 0 नहीं है। यहाँ पर 2 लोन पेयर है बेटा, तो एक डाइपोल मोमेंट ये होगा, एक ये हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और 2 लोन पेयर है इनके, तो ये नहीं है। NH3 है, NH3 में जो है ना NH3 के भी बॉन्ड क्या है, पोलर है, एक डाइपोल मोमेंट ये, एक ये और एक ये, लिहाजा यहाँ पर भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी पोलर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा नॉन पोलर हो, तो CO2, वहाँ पर भी हमने बताया बेटा CO2 के दरमियान ये दोनों बॉन्ड पोलर है, लेकिन इनका जो बॉन्ड मोमेंट है ना एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लिहाजा इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 है, तो CO2 क्या है, नॉन पोलर है। विच पेयर ऑफ मालिक्यूल है सेम डाइपोल मोमेंट, इनमें से किन का डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इन दोनों का 0 बिल्कुल नहीं है। क्यों, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। SO2 और CO2 को देखें तो बेटा SO2 इस तरह है और CO2 इस तरह है, तो CO2 नॉन पोलर है और SO2 पोलर है। BF3 और CH3 को देखें तो BF3 इस तरह है बेटा, BF3 है,
और CH4 जो है ना टेट्राहेड्रल है, लिहाजा इनका जो है ना मैच नहीं हो रहा बेटा। यहाँ पर जो है ना आप ज़ीनान डाइक्लोराइड और CO2 को देख, दोनों लीनियर है, दोनों क्या है, लीनियर है, तो इनका जो है ना डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम है। विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है सेम डाइपोल मोमेंट है। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O2 गैस, तो O2 गैस का जो है ना 0.5 मोल का मास कितना होगा। तो बेटा सुने, 1 मोल O2 का जो मास होता है ना, 1 मोल O2 का मास वो कितना होता है, 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का जो मास है ना, मोलर मास एक ऑक्सीजन का, तो वो 16 ग्राम है। तो O2 में तो 2 है ना, तो 32 ग्राम। तो इसका हाफ कितना बनता है बेटा, 16 ग्राम का। तो 0.5 मोल ऑफ O2 गैस का जो है ना मोल यहाँ पर दिया गया है, तो वो 16 ग्राम आएगा, और 1 मोल जो है ना वो 32 ग्राम के बराबर है। नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ O2, तो बेटा सुने 8 ग्राम जो है ना, 8 ग्राम O2 का, बेटा सुने यहाँ पर जो है ना आपको कहा जा रहा है कि 8 ग्राम है किसका बेटा, O2 का। तो सुने बेटा 8 ग्राम O2 का कितना बनता है, तो बेटा 1 मोल जो है ना, 1 मोल वो O2 का, 1 मोल जो है ना O2 का, 1 मोल ऑफ O2 ये बराबर है बेटा कितने, 32 ग्राम के बेटा। और यहाँ पर जो है ना इसका हाफ 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा, और इसका हाफ जो है ना 8 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो इट्स मीन कि ये जो है ना 0.5 मोल और ये जो है ना 0.25 मोल्स हो गए। 0.25 मोल्स का मास जो है ना वो 8 ग्राम है। अब इसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे बेटा, तो सिंपल 0.25 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि एक ऑक्सीजन में कितने है, 2 है बेटा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप इसको 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो इससे आता है बेटा 0.5 को जब आप 6.023 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा बेटा 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, नहीं 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस में जो है ना इतने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, बेटा हमने बताया था कि चार्ज टू मास रेशो जो है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसको बेटा, मास को। तो बेटा सुनिए मास को इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो मास किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है, लिहाजा चार्ज टू मास रेशो जो है ना, चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर चार्ज टू मास रेशो किसका होगा, प्रोटॉन का। और फिर जो है ना चार्ज टू मास रेशो ऑफ अदर एनोड रे का होगा बेटा। एनोड रे में भी ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो प्रोटॉन ही का आता है जब हम हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करें। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन क्या है, लेसर है, स्मॉलर है, कम है। तो इसमें बेटा सुने गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज, बेटा सुने हमने एक पढ़ा था कि आइडियल बिहेवियर ये है कि वॉल्यूम का 0 होना, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, 0 है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन का ना होना ये क्या है बेटा, ना होना ये क्या है, आइडियल बिहेवियर है। तो यहाँ पर जो है ना फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये भी है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ये भी है, दोनों रीज़न है ना। तो इसमें बोथ A एंड B यानी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और वॉल्यूम, इन दो बातों की वजह से जो है ना गैस डिविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से। आइडियल बिहेवियर में एक्चुअल वॉल्यूम गैस का 0 होता है यानी कंसिडर करते हैं, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज के एम्प्टी कहता है कि नहीं होते, हालांकि होते हैं। 95 विच फैक्टर फेवर्स आइडियल बिहेवियर, आइडियल तो बेटा सुने आइडियल बिहेवियर जो है ना गैस मॉलिक्यूल शो करते हैं किस पर, तो बेटा सुने हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर। किस पर बेटा, लो प्रेशर पर। हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं, लो प्रेशर पर भी एक मॉलिक्यूल जो है ना एक दूसरे से दूर होते हैं, लिहाजा इनमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। तो हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, बिल्कुल दिस इज करेक्ट ऑप्शन। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। इस कंडीशन को आप रिवर्स करें तो फिर रियल बिहेवियर शो करेगा बेटा। विच गैस डिविएट लीस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से कौन सा गैस जो है ना लीस्ट डिविएशन शो करता है, तो बेटा इनमें से जो है ना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले मोर आइडियल बिहेवियर हीलियम, फिर जो है ना हाइड्रोजन, इस तरह जाता है बेटा। तो जितने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो आइडियल बिहेवियर जो है ना ज़्यादा आइडियल बिहेवियर ज़्यादा रखते हैं और डिविएशन कम शो करते हैं बेटा। विच बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट, इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है ना इनका बॉन्ड लेंथ जो है ना वो कम है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इनका बॉन्ड लेंथ जो है ना वो बहुत ही कम है, वो तकरीबन 119 पिकोमीटर है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये 134 पिकोमीटर है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये 154 पिकोमीटर है। तो इनमें से जो है ना ये शॉर्टेस्ट और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है बेटा। आखिरी बस MCQs है, नंबर ऑफ बॉन्ड इन बेंजीन, तो बेंजीन में टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं बेटा, तो यहाँ पर आप देखिए बेटा इनमें जो है ना इस तरह होता है, तो टोटल जो है ना 6 बॉन्ड जो है ना कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा है, और 6 जो है ना कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है, 12 सिग्मा बॉन्ड से, और पाई बॉन्ड जो है ना वो 3 है, 3 पाई बॉन्ड से। तो आप इसमें देखें बेटा 6 सिग्मा 6 पाई नहीं, 9 सिग्मा 6 पाई नहीं, 12 सिग्मा 3 पाई, बिल्कुल दिस इज करेक्ट ऑप्शन है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 19 ग्राम ऑफ वाटर, तो बेटा 90 ग्राम जो है ना 90 ग्राम ये आप H2O के मोलर मास 18 पर डिवाइड करें तो इससे आएगा बेटा क्या बेटा, इससे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे H2O के, और वो आएंगे 5 मोल्स आएंगे। तो बेटा सुने 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फार्मूले के मुताबिक आप फाइंड करें N मल्टीप्लाई कैपिटल N मल्टीप्लाई NA। तो बेटा सुने N कितना है 5 मल्टीप्लाई N, एक H2O मॉलिक्यूल जो है ना मॉलिक्यूल्स कितने होंगे,
नंबर ऑफ मालिक्यूल इन 90 ग्राम, तो 5 मोल है। बस सिंपल आप इसको जो है ना 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करें। तो बेटा सुनिए 5 6 30 आता है 30, तो आप इससे आएगा बेटा 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर ले आए तो 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ये है। आखिरी एमसीक्यूज, विच फैक्टर डिक्रीज बॉन्ड एनर्जी। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी जो है ना, बॉन्ड एनर्जी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके साथ, बॉन्ड लेंथ के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बॉन्ड आर्डर के साथ, बॉन्ड आर्डर के साथ। और इसी तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बॉन्ड ओवरलैपिंग के साथ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के साथ। तो बेटा इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ से जो है ना बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो करेक्ट है। इंक्रीज इन बॉन्ड आर्डर, तो बॉन्ड आर्डर के साथ बॉन्ड एनर्जी क्या है, डायरेक्ट है। तो बॉन्ड आर्डर से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, तो जितना एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो उतना बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। इफेक्टिव ओवरलैपिंग के साथ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ए है। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।